This series will make you an investing legend. No risk, just your time. Are you ready? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है व्हाट आई लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन बाय पुलक प्रसाद। 3 चीज़ें ये लोग करते हैं अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट में। आप लोगों को आइडिया है इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बिल्कुल सही, कहीं पैसा लगा करके उसको ग्रो करना, और ख़ास तौर से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 3 चीज़ें ये लोग करते हैं। सबसे पहला, अवॉइड बिग रिस्क्स, बड़े बड़े रिस्क को अवॉइड करना। दूसरा, बाई हाई क्वालिटी एट अ फेयर प्राइस, स्टॉक्स को जब भी खरीदो तो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीदो और फेयर प्राइस पे, मतलब बहुत महंगा मत खरीदो, जितना हो सके सस्ता। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत महंगा मिल रहा है, तो उसमें बहुत प्रॉफिट नहीं होगा। और तीसरा है, डोंट बी लेज़ी, बी वेरी वेरी लेज़ी। डोंट बी लेज़ी, बी वेरी वेरी लेज़ी। जब मैंने इन तीनों को सुना तो मेरा माइंड, मेरा सिस्टम मन कहता है ठीक है, समझ में आ गया, अब कर लेंगे इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद 2 चीज़ें समझ में आई कि इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है और बहुत मुश्किल है। इनकी तरह जैसे कोई बहुत मुश्किल सवाल हो, बहुत ही मुश्किल सवाल हो, उसको हो सकता है हम लोग ना सॉल्व करें, एग्ज़ाम में आएगा तो किसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये वाला एग्ज़ाम, इन्वेस्टमेंट का एग्ज़ाम, तो आप लोगों के सर पे आने ही वाला है। अगर आपके पास 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख रुपए कैसे भी आ गए तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। मैंने तो आज तक कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अब इसको पढ़ के लगता है कोई मुश्किल चीज़, बहुत मुश्किल चीज़ मैं सीख रहा हूँ। और इसको पढ़ने के बाद ऐसा भी लग रहा है कि ये सीखना स्कूल की किताब जैसा नहीं होगा, मैथ्स जो स्कूल का होता है वैसा नहीं होगा। ये समथिंग लाइक ड्राइविंग होगा। ड्राइविंग बड़ी अच्छी चीज़ है, रटना नहीं पड़ता, बॉडी रट लेती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया, 3 चीज़ें हैं, अवॉइड बिग रिस्क्स, अच्छे स्टॉक को फेयर प्राइस पे खरीदना, और तीसरा आलसी बनना, बहुत आलसी बनना। तो आज हम लोग पहला पार्ट समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा पार्ट है, मुझे लगता है इसमें हम लोग 3, 4, 5 वीडियोस बनेंगे और शायद ज़्यादा ही बने। अवॉइड बिग रिस्क्स, जब आप इसको समझेंगे ना, तब आपको पहली बार एहसास होगा कि कितना अधीर होता है, कितना हमारा माइंड इम्पेशेंट होता है। किसी भी चीज़ को सुनने के बाद खट से डिसाइड करता है, हाँ मैं समझ गया। तो 2 चीज़ें होती हैं उसको, एक तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और दूसरा वो गलतियाँ करता है, वो और जानने की कोशिश नहीं करता। और जब नहीं कर पाता है वो काम जिसको समझ गया, तो डिप्रेशन में भी जाता है, दुखी भी होता है, फिर अपने आप को कहता है अरे मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अवॉइड बिग रिस्क्स को कैसे समझाते हैं? दिस सेक्शन हैज़ ओनली 1 चैप्टर बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन दिस बुक। इस सेक्शन में एक ही चैप्टर है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है। और पुलक कहते हैं अगर किसी वजह से आपकी किताब खो जाती और आपने खाली एक ही चैप्टर पढ़ा है, पहला चैप्टर, तो समझ लीजिए आपने जो पैसा खर्च किया है उसके बराबर आपको पैसा मिल गया। मैं भी जब किसी को बिज़नेस के बारे में या मनी रूल्स के बारे में समझाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ भैया जो पैसा तुमको मिल गया है ना, उसको बचा के रख लो, इतने में ही तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। मुझे वॉरेन बफेट की यही बात याद रही जब मैंने फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं किया, कि भाई नदी की गहराई को दोनों पैर से मत नापो। तो मैंने कम से कम गलत इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो लाखों रुपए बच गए मेरे। इतनी बात याद थी। कह रहे हैं जो लोग भी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं वो लोग, उनके साथ कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो घमंडी होते हैं लोग, ब्रिस्लिंग विथ इंडिग्नेशन, मतलब अरे दुनिया से हम ज़्यादा जानते हैं, ऐसा लगता है लोगों को। साल में 200 दिन तो ट्रैवल करते हैं, मतलब अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं। देखिए अगर कभी कभार आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, साल में लेट्स से 10 बार भी ट्रैवल किया,
और फैमिली के साथ कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, घूम फिर रहे हैं, लेकिन जब परिवार से अलग होकर के आप कई दिन घूमते हैं तो फिर अच्छा नहीं होता। तो वही होता है आपकी हालत। और आपके ऊपर एक स्ट्रेस होता है किसी तरह से, मार्केट जिस रेट से बढ़ रहा है, मुझे लगता है ना हम लोग यहाँ पर अब ये भी सीखेंगे मार्केट क्या है, बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्या होता है बढ़ना, वो सभी सीखेंगे। तो मार्केट जिस तरह से बढ़ रहा है, आप चाहते हैं आप उसको बीट कर दें, उसको हरा दें, और इसी वजह से आपकी उम्र 10 साल और बूढ़ी हो जाती है। मतलब आप 40 साल की उम्र में भी 50 साल के दिखते हो। मैंने तो देखा है जो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो लोग सब स्ट्रेस्ड आउट, थके हुए, परेशान होते हैं, दिखते हैं। वेल, इफ़ यू आर सो एंग्री, आंसर द क्वेश्चन फॉर मी, वुड यू बेट योर लाइफ ऑन योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं देखो, ये चीज़ कोई बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर भी अपनी ज़िंदगी दांव पे नहीं लगाएगा कि भाई इस पे पैसा लगा दो, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस चैप्टर में ना हम लोग 2 तरह के रिस्क पढ़ेंगे। उसी में से पहला रिस्क है बेटिंग योर लाइफ, जान दांव पे लगाना। और कह रहे हैं कि हम लोग डार्विन से सीखने वाले हैं, जानवरों से, स्पीसीज से सीखने वाले हैं बेटिंग योर लाइफ, क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मिलियंस ऑफ ईयर्स से जीव जंतु जिंदा रहे हैं, बचे हैं, सर्वाइव किया है। ऑल द इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस फ्रॉम वेल नोन बुक्स, इन्वेस्टमेंट गुरुज एंड फाइनेंस एकेडमिक्स सेंटर ऑन मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। कह रहे हैं सारी अच्छी अच्छी किताबें जो इन्वेस्टमेंट के गुरुज हैं और जो फाइनेंस में पढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, अपने पैसे को बर्बाद मत होने दो, इन्वेस्ट करो। दिस चैप्टर इज़ अबाउट नॉट मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। ये आपका पैराडॉक्स है। गरिमा, आज आप पैराडॉक्स बोली थी, कौन सा? ऑक्सीमोरॉन। ये चैप्टर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में है, लेकिन ये आपको सिखाएगा क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई विल आर्ग्यू दैट लर्निंग द स्किल ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इज हार्डर एंड मोर इंपॉर्टेंट दैन लर्निंग हाउ टू इन्वेस्ट। मैं आपको यहाँ पर बहस करके कन्विंस करने की कोशिश करूँगा क्यों इन्वेस्ट ना करना वो ज़्यादा मुश्किल है इन्वेस्ट करने के बजाय। तो ये थोड़ा सा हम लोग मुश्किल चीज़ सीखेंगे। मैंने इसको एक दूसरा एनालॉजी भी समझा है, इसको आजकल मैं देख रहा हूँ। किसी को सुनना ज़्यादा मुश्किल है बोलने से। चुपचाप बैठ करके कुछ ना सोचना बहुत मुश्किल है बजाय सोचते रहने के। देखना ज़्यादा मुश्किल है बजाय दिखाने के। वो सारी चीज़ें जिसमें आपको पैसिव रहना पड़ता है वो ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमको लगता है कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जान जा रही है। अगर हमारी कहीं जान जा रही है किसी चीज़ पे तो हम वो नहीं करेंगे। हम बकबक करते हैं, लेकिन अगर कोई बोल दे एक शब्द बोला तो जान चली जाएगी तुम्हारी, गोली मार दूंगा, तो चुप रह सकते हैं हम लोग। ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं बम्बल बी का। बम्बल बी नहीं, मैंने फ़ोटो भी बनाई बम्बल बी की, आई इतनी अच्छी लगी मुझे। मैंने खोज करके जानबूझ के फ़ोटो बनाई बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिमेंबर। अब मैं ज़िंदगी भर बम्बल बी को इसलिए नहीं भूलूंगा। इसमें बहुत मुश्किल मुश्किल सेंटेंसेज हैं, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो हम लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग को पेशेंटली अगले 2-3-4 साल में, 5 साल में अगर आप चाहते हैं अपना अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक मार्केट में या कहीं पर भी, तो बहुत ही पेशेंटली सीखेंगे हम लोग। वॉरेन बफेट लिख रहे हैं, वी हैव रिटन इन पास्ट रिपोर्ट्स अबाउट डिसअपॉइंटमेंट्स दैट यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम परचेज एंड ऑपरेशंस ऑफ टर्न अराउंड बिजनेसेस। ये हर साल वॉरेन बफेट अपनी कंपनी को एक रिपोर्ट लिख कर देते हैं, बना के देते हैं। बोलते हैं हमने पहले की रिपोर्ट में आपको बताया है अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में और कहाँ कहाँ पर हमने गलतियाँ की हैं। यूजुअली द रिजल्ट्स फ्रॉम परचेज एंड ऑपरेशंस ऑफ टर्न अराउंड बिजनेसेस। एक खास वर्ड यूज़ किया गया है, टर्न अराउंड बिजनेसेस। नहीं, टर्न अराउंड बिजनेसेस का मतलब होता है एक बिजनेस जो फेल हो रहा है उसको टर्न अराउंड करके सक्सेसफुल कर लिया। जैसे आज गरिमा नहीं, आज श्रद्धा बता रही थी फिट्जी बंद हो गया, बाइजू बैंकरप्सी फाइल कर रहा है, श्रद्धा बता रही थी। बोली एजुकेशन सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया है। तो कह रहे हैं हमने ऐसे ऐसी कंपनीज़ को ख़रीदा जिसको टर्न अराउंड करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसमें मेरा भाई पैसा लॉस हो गया। आप लोगों का मतलब पब्लिक से बता रही, जिन्होंने वॉरेन बफेट को पैसा दिया है पैसा लगाने के लिए,
मैंने आपका पैसा लॉस कर दिया, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लिटरली हंड्रेड्स ऑफ टर्न अराउंड पॉसिबिलिटीज़ इन डजन्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड टू अस ओवर द ईयर्स आइदर एज पार्टिसिपेंट्स और ऑब्जर्वर्स। वी हैव ट्रैक्ड परफॉर्मेंस अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस। वॉरेन बफेट कह रहे हैं कि हमें हंड्रेड्स ऑफ टर्न अराउंड, मतलब बहुत से ऐसे बिजनेसेस दिखाए गए कि देखो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको लोग टर्न अराउंड कर देंगे, अभी फेल हो रहा है लेकिन फटाफट इसको अच्छा करके बड़ा कर देंगे। और हमने उनको देखा भी, ट्रैक किया उनके परफॉर्मेंस को अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन की, कैसा उनको करना चाहिए अगर एक बिजनेस फेल हो रहा है और वो सक्सेसफुल होगा तो कैसा होगा, उसको देखने की कोशिश की। आवर कंक्लूजन इज़ दैट with few exceptions, when a management with reputation for brilliance tackles a business with reputation for poor fundamental economics, it is the reputation of the business that remains intact. कहने का मतलब इनका ये है, ये होता नहीं है। कितना भी समझदार आदमी आ जाए, एक बिज़नेस को टर्न अराउंड करने की कोशिश करे, नहीं होता हमारे एक्सपीरियंस से। इसलिए हमने बहुत से अच्छे अच्छे बिजनेसेस जो आप लोगों के हिसाब से अच्छे हैं, हमने उसको नहीं लिया। शुरू में लिया था, लॉस कर दिया, अब नहीं लिया। ये खास तौर से ऐसे बिजनेसेस नहीं लेते जिसको लॉस हो रहा है और लोग बोलते हैं हम टर्न अराउंड करेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस के एग्जांपल्स देखेंगे आप। When you start reading a book on investing, I assume you want to be dazzled by author's brilliance. ऑथर कहते हैं, जब आप कोई इन्वेस्टिंग की किताब पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा ना कि ऑथर कितना ब्रिलियंट है, इस चीज़ से आप डैजल्ड हो जाना चाहते हैं, आप खुश हो जाना चाहते हैं, इंप्रेस्ड हो जाना चाहते हैं। इट वोंट हैपन दिस टाइम। इस किताब के साथ ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल बुक है। आई विल बिगिन दिस जर्नी बाई प्रोफाइलिंग माई स्टुपिडिटी। मैं इस किताब में अपनी बेवकूफ़ी बताऊंगा पहले आपको अपने बारे में। आफ्टर स्पेंडिंग 6 years एट मैकेंजी, 6 साल तक मैंने मैकेंजी में काम किया। आई जॉइंड वॉरबर्ग पिंकस, अ ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म। आप पूछ रहे थे प्राइवेट इक्विटी क्या होता है ना, बताऊँ क्या होता है? क्या प्राइवेट इक्विटी मतलब होता है जब कोई कंपनी जब पब्लिक जाती है। नहीं, दूसरा और है, कुछ और है। प्राइवेट इक्विटी मतलब जब हम लोग मिलकर के किसी कंपनी को पैसा देते हैं और वो पैसा लगाता है कहीं। ये है वॉरबर्ग पिंकस, एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है। जैसे सिलिकॉन वैली में वो जो लोग पैसा लगाते हैं वो लोग प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं। कुछ तो होते हैं इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर्स, तो एक आदमी है जो पैसा लगा रहा है, और कुछ होती हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, मतलब एक फ़र्म है, कंपनी है जो बाकी लोग बड़े बड़े लोगों से पैसा ले लिया, रख लिया, अब जहां हमको ठीक लगेगा वहां हम पैसा लगाएंगे, जैसे म्यूचुअल फंड टाइप की कंपनीज। तो कह रहे मैं वॉरबर्ग पिंकस एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म में काम किया, ज्वाइन किया। आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग आई हैड लर्न बेसिक्स। कुछ साल मैंने इन्वेस्टिंग में काम किया, उसके बाद मैंने बेसिक्स सीख लिया था, और एटलीस्ट आई थॉट आई हैड। ये हम्बलनेस है। मुझे लग रहा था कि मैंने बेसिक्स सीख लिया, जब किसी का नहीं था, सच पूछे तो। दे अपीयर्ड सिंपल। मुझे लगा था कि इन्वेस्टिंग तो बड़ी सिंपल चीज़ है। इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी एंटरप्रेन्योर रनिंग अ ग्रोथ बिजनेस। अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर जैसे इलॉन मस्क टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर पैसा लगाओ और वो ग्रोथ बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस बहुत तेज़ ग्रो होंगे। डोंट ओवर पे, और ध्यान रखना ज़्यादा पैसे मत देना, सस्ते में इन्वेस्ट करना। I had lucked out on a couple of investments by then and so was flying high. कुछ मेरे इन्वेस्टमेंट्स में मैं पैसा भी कमा लिया था, लेकिन मैं लक्ड आउट हो गया था, मतलब मेरी किस्मत से आया था पैसा, इसलिए मैं फ्लाइंग हाई कर रहा था, मतलब अरे कॉन्फिडेंस से बूम कर रहा था। अब तो भाई मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन ही गया हूँ, जैसा भी मैं हूँ। इसे फिल्मों के बारे में है। An entrepreneur running a successful business approached us to raise funds for expansion in the early 2000s. एक entrepreneur एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा था, हमारे पास आया कि भाई हमको कुछ पैसा दे दीजिए, फंड्स रेज करना चाहता था। और ये जो पैसा लेने के लिए आया था, ये ऐसे ही है जैसे कि आपका मार्क ज़करबर्ग हैं, पैसा लेने के लिए गए किसी वेंचर कैपिटल कंपनी के पास। तो ये अच्छा बिजनेस चल रहा था उसका, और उसके पास बहुत से मार्क क्लाइंट्स थे, मतलब वेल नोन बड़े बड़े क्लाइंट्स थे जो उसके पास आते थे। इसमें कि इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस भी उसका क्लाइंट था। नोटेबली दिस कंपनी हैड ऑल्सो मेड इनरोड्स इन ओवरसीज़ मार्केट्स। और ये जो पैसा मांगने आया था, इसकी कंपनी फॉरेन में भी कुछ बिजनेस कर रही थी। इट वॉजंट कॉमन टू सी इंडियन कंपनीज आउटसाइड द सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्री बिल्ड अ थ्राइविंग एक्सपोर्ट बिजनेस इन दोज डेज। और कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज़ किया था उसने। ज़्यादातर जो फॉरेन में काम कर पाते हैं वो सॉफ्टवेयर की कंपनीज कर पाती हैं, लेकिन इसका एक्सपोर्ट का बिज़नेस था, तो अच्छा खासा ये ग्रो कर रहा था।
मतलब कि ऐसा था जिसमें कि मुझे पैसा लगाना चाहिए था. आई स्टार्टेड आवर डिलीजेंस प्रोसेस एंड डिड द यूजुअल. कंपनीज जब किसी में पैसा लगाती हैं, प्राइवेट इक्विटी कंपनीज से क्या होते हैं पता समझ में आ गया ना. सिंपल भाषा में इक्विटी मतलब होता है स्टॉक्स. प्राइवेट इक्विटी कंपनी मतलब मेरे पास काफ़ी लोगों का पैसा है, जैसे हम लोग बैंक में पैसा दे देते हैं, बैंक में बस पैसा रखा है, अब उस पैसे से वो जाती है इक्विटी खरीदती है. अब मान लीजिए शिरीष ने कंपनी चालू कर दी और वो बोलते हैं अरे हाँ शार्क टैंक में आता नहीं है, मैं चाहता हूँ 1% आपको अपनी कंपनी देना चाहता हूँ और उसके बदले मुझे 2 करोड़ रुपये चाहिए. प्राइवेट इक्विटी. हाँ, तो वो इक्विटी मतलब कंपनी का स्टॉक खरीदना. तो कह रहे हैं कि हमने डिलीजेंस चालू किया. डिलीजेंस मतलब क्या होता है? अपना काम शुरू कर दिया. नहीं, डिलीजेंस मतलब उस कंपनी के अंदर में चेक करना कि कंपनी सही कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके पेपर सही हैं कि नहीं, उसके बैंक अकाउंट देखना. अगर ये बोल रहे हैं कि हाँ हम हर महीने का 1 करोड़ रुपये कमा रहे हैं, 10 करोड़ रुपये कमा रहे हैं, तो सही में कमा रहे हैं खाली ऐसे मान लिया. हर छोटी छोटी चीज़ को चेक करने को बोलते हैं डिलीजेंस. एक तरह से शादी से पहले दूल्हे को या दुल्हन को चेक करना, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन, जासूसी एक तरह से. एंड डिड द यूजुअल, और हमने यूजुअल चेकअप किया. स्पेंड टाइम विद फाउंडर एंड सीनियर मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिव डिफरेंसेस. बैंक तो देख लिया, ठीक है. उसके बाद हमने यूजुअली क्या किया, जैसे कि करते हैं, जो फाउंडर था उसके साथ और सीनियर मैनेजर्स के साथ में हमने बैठा, मीटिंग की, उनकी स्ट्रैटेजी समझा और कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन समझा कि जो आपका कंपनी है और आपके कंपटीशन में आप कैसे अच्छे हैं वगैरह वगैरह. विजिटेड द कंपनीज ऑफिस, और फिर हम लोग उस कंपनी के ऑफिस में गए. टॉक्ड टू सेवरल कस्टमर्स इन इंडिया एंड यूरोप. और इतना ही नहीं, हमने इस कंपनी में जो अलग अलग उनके कस्टमर्स थे इंडिया में और यूरोप में, उनसे भी बात की क्या आप लोग सचमुच में इनसे प्रोडक्ट लेते हो कि नहीं. हायर्ड लीडिंग लीगल अकाउंटिंग फर्म इन इंडिया टू परफॉर्म डिलीजेंस. और उसके बाद उनकी बैंक को चेक करने के लिए हमने एक बहुत बड़ी सी लीगल अकाउंटिंग फर्म ली, जो कि जा कर के उनके एक एक अकाउंट को चेक करेगी कि ऐसा तो नहीं कुछ फर्जी बोल रहे हैं, पैसे कहीं और से लाए हैं लेकिन कस्टमर से मिले नहीं. ऐसे बहुत से लोग करते हैं. ये जो आपके अडानी टाइप के लोग हैं, अडानी, उसके बहुत सी शैम कंपनीज़ हैं, शेल कंपनीज़ बोलते हैं उनको. वो कंपनीज़ हैं नहीं, बस बोल देंगे कि हमने वहाँ से माल लिया और हमने पैसे उसने हमको पैसा दिया, हमने माल दिया. तो वो सब चीज़ें हमने चेक करने के लिए एक कंपनी को हायर किया जो उनको चेक करेगी. एंड क्विज्ड सम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑन द कंपनीज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ. और फिर हमने कुछ इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों से, एक्सपर्ट से पूछा कि बताओ यार ये कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी. एंड वैल्यू क्रिएशन, और ये फ्यूचर में जाकर कितना बड़ा वैल्यू क्रिएट करेगी. एवरीथिंग वॉज लुकिंग गुड एंड आई डिडंट इवन हैव टू हैगल मच ऑन द वैल्यूएशन ऑन द लीगल डॉक्यूमेंट्स. कह रहे सब कुछ देखने में एकदम सही लग रहा था और मुझे ज़्यादा बहस वहस नहीं करना पड़ा, सब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए. आई कम्युनिकेटेड माई इंथुजियाज़म टू माई बॉसेज एंड गॉट द ग्रीन लाइट. ये सारा का सारा पैसा पुलक का नहीं था. ये गए कंपनी के पास, बोलते हैं हमने इनको बताया कि बहुत अच्छी कंपनी है, इनमें पैसा लगाना चाहिए. मेरे बॉसेज ने ग्रीन लाइट दे दिया. ग्रीन लाइट मतलब लगा लो, बोलते हैं हाँ पैसा लगा लो. द कंपनी रेज्ड $50 मिलियन. कंपनी ने, हमने उस कंपनी में हमने पैसे लगाए $50 मिलियन. कितना हो गया $50 मिलियन? बता रहा हूँ मैं. $1 मिलियन मतलब होता है 8 करोड़ के करीब. तो 10 मिलियन कितना हो जाएगा? 80 करोड़. और 50 मिलियन 400 करोड़. तो इन्होंने $50 मिलियन लगाया. $50 मिलियन मतलब 400 करोड़ रुपए उस कंपनी में लगा दिए. एंड बिग सम ऑफ मनी फॉर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एट द टाइम. उस समय ये बहुत बड़ा अमाउंट था, आज भी बहुत बड़ा अमाउंट है. एंड आई एंथुजियास्टिकली लेड द इन्वेस्टमेंट. और मैं बड़ी खुशी उस पैसे को अपनी कंपनी से उस कंपनी में लगाया. वॉरबर्ग पिंकस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0. और जिस कंपनी ने ये सब पैसा लगाया था, मतलब मेरी कंपनी ने, इनकी कितना पैसा कमाया उससे? 0. 1 रुपये नहीं कमाया. द फर्म लॉस्ट ऑल इट्स मनी. वो सारा पैसा हमारा खो गया. इट वॉज एंटायरली माई फॉल्ट. आई हैड स्क्रूड अप बिग टाइम. ऑथर कह रहे हैं कि पूरी की पूरी मेरी गलती थी, मैंने स्क्रू अप कर दिया था. और छोटी मोटी गलती नहीं की थी, बहुत बड़ी गलती की थी. अब देखिए, इस तरह के बिजनेसेस में जहाँ पर किसी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, जैसे आजकल हम लोग खेत में पैसा लगा रहे हैं, सेंटर तो चल रहा है, लेकिन हो सकता है हम लोग नया सेंटर खोलें तो उसमें पैसा लगा रहे हैं. तो उसमें जो हमारे पास पैसा है वही तो लगा रहे हैं. और पहला रूल क्या है?
पहला रूल क्या है? पहला रूल है अवॉइड बिग रिस्क। अवॉइड बिग रिस्क्स। लेकिन अगर पैसा लगाएंगे नहीं तो पैसा कमाएंगे कहाँ से? स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा लगाएंगे तभी तो कमाएंगे, तो क्या लगाएं ना। खैर, बिफोर मेकिंग मनी लर्न नॉट टू लूज़ मनी। इससे पहले कि आप पैसा कमाएं, आप ये सीखिए कि पैसा कैसे ना खोएं। सुनने में आसान है, लेकिन इसको समझना और अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। मैं फिर से बोलता हूँ, बिफोर मेकिंग मनी, पैसा बनाने से पहले लर्न नॉट टू लूज़ मनी। ये सीखिए कि पैसा कैसे ना खोएं। चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इससे पहले कि आप इज्जत कमाएं, जो कमाई हुई इज्जत है उसको खोएं ना। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, इज्जत से बात करो लोगों से। कोई आपको देखता है ना, जब आप बच्चे लोग हैं, जब तक मुंह नहीं खोलते हैं तब तक नहीं मालूम पड़ता कि आप कैसी कैसी गाली गलौज वाली बातें करते हैं या कितने बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं। इसलिए चुप रहेंगे तो आपकी इज्जत बची रहेगी, जो ऑटोमेटिकली बन रही है। बिफोर मेकिंग मनी लर्न नॉट टू लूज़ मनी। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में। और जितनी भी किताबें आप पाएंगे वो सब के सब यही सिखाते हैं कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट करें। ऑब्वियसली बोलते, लेकिन हम आपको यहाँ क्या सिखाने वाले हैं? हाउ नॉट टू लूज़ मनी। अरे इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना है तो खोए कैसे ना। हाउ नॉट टू लूज़ मनी मतलब, I hope to convince you that an essential prerequisite for making money is ability not to lose money. देखिए मेरे पास अगर 1,00,000 रुपए है और उस 1,00,000 को मैं 2,00,000 बनाना चाहता हूँ, तो प्री रिक्विजिट क्या है कि मेरा 1,00,000 बचा रहे, नॉट टू लूज दैट 1,00,000। अब यहाँ से आज की क्लास मेन चीज़ चालू हो रही है। हम 2 टाइप की गलतियाँ करते हैं। वी डू थिंग्स वी आर नॉट सपोज टू डू। हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बहुत बार हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो बाद में लगता है कि यार नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही हम लोग बहुत बार ऐसी जगहों पर पैसा लगा देते हैं जहां बाद में लगता है कि यार नहीं लगाना चाहिए था। वी डू थिंग्स दैट वी आर नॉट सपोज टू डू एंड वी डोंट डू थिंग्स दैट वी आर सपोज टू। और दूसरा जो गलती होती है वो ऐसी गलती होती है जो मुझे करना चाहिए था वो हम नहीं करते। फॉर मी बाइंग हॉट फज सैंडी एट मैकडोनल्ड फॉल्स इनटू फर्स्ट कैटेगरी। ऑथर कह रहे हैं, मान लो मैं किसी दुकान में जाऊँ और खूब टेस्टी सा आइसक्रीम खरीदूँ, वो गलती है जो मुझे नहीं करना चाहिए। आइसक्रीम खरीदने में क्या गलती है? मोटे हो गए आप, बिल्कुल। शुगर होगा। अगर आप रोज़ रोज़ आइसक्रीम खा रहे हो तो धीमे धीमे आपके हार्ट पर जोर पड़ेगा और आप मर भी सकते हो। ये ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। खूब ढेर सारा चीनी खाना, ये वो गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप हार्ट पेशेंट से या डायबिटीज़ की बीमारी से मरना नहीं चाहते। लेकिन हम सब वो करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। एंड नॉट कीपिंग इन रेगुलर टच विथ माई स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड्स फॉल्स इनटू सेकंड। और वहीं पर सिंपल सी चीज़ है, अपने पुराने दोस्तों से दोस्ती यारी बना के रखना। ये हमें करना चाहिए लेकिन हम कहाँ करते हैं, टाइम नहीं होता। तो 2 तरह की गलतियाँ होती हैं, एक जो हमें नहीं करना चाहिए लेकिन हम करते हैं, और दूसरा जो हमें करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते हैं। इन्हीं दोनों कैटेगरीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और कमा भी सकते हैं। ये दोनों आसान नहीं समझना, इसीलिए ये पूरा का पूरा चैप्टर ही है उसको समझाने के लिए। पहले तो मैं ऑलमोस्ट 8-10 पेजेस में समझ नहीं पा रहा था कि ये गलतियाँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। All investors too make these 2 mistakes. Let me borrow from the field of statistics to describe them. The first kind, dubbed type 1 error by statistician who can never be blamed for being creative, occurs when I make bad investments because I erroneously think it is a good one. कह रहे हैं इन 2 टाइप की गलतियों को मैं नाम दूंगा टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर मतलब वो गलतियाँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आप दोनों गए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया अकाउंटिंग सीखने के लिए, वो अच्छा था कि गलत था? गलत था, फिर भी किया, ये टाइप 1 एरर है। आपने अपना 5,000 रुपये उसमें डुबो दिया, ये टाइप 1 एरर है। ऐसी चीज़ की जो आपको नहीं करना चाहिए थी। ऐसे ही आपने शादी.com में 5,000 रुपये लगाए, वो सही था कि गलत था? गलत था। ये वो गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए था। ये है टाइप 1 एरर। आज के बाद अगर कोई चीज़ के बाद में लगे ना यार मुझे नहीं करना चाहिए था, वो टाइप 1 एरर है।
टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन आई रिजेक्ट अ गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज आई इरोनियसली थिंक इट इज़ बैड। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ है जो आज आप लोगों की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, कोई ऐसी चीज़ आपको लगती हो मुझे करना चाहिए था, पहले मौका चूक गया? आज लग रहा था कि जब कॉलेज देगी तो मुझे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जाना चाहिए था। हाँ, तो वो टाइप 2 एरर है। मुझे कोई चीज़ करनी चाहिए थी और नहीं कर पाया हूँ, वो टाइप 2 एरर है। कुछ समझ में आ रहा है क्या है? दुकान में जाते हैं, कोई ऐसा चीज़ खरीद लिया जो बेकार है, वो टाइप 1 एरर है। फिर बगल वाले को देखा उसका तो अच्छा लग रहा है खाने में, वो नहीं खरीद पाए, वो टाइप 2 एरर है। एवरी इन्वेस्टर इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट मेक्स दीज 2 एरर्स ऑन रेगुलर बेसिस। सभी इन्वेस्टर्स, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी ये दोनों गलतियाँ करता है। दे आइदर हार्म देमसेल्फ और वॉक अवे फ्रॉम ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। या तो वो किसी जगह पर पैसा लगा करके अपना नुकसान कर देते हैं, या बहुत अच्छे जगहों पर वो पैसा नहीं लगा पाते, मिस कर जाते हैं। ये गलतियाँ सब करते हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझिए। स्टैटिस्टिशियंस वो होते हैं जो गलतियों को स्टडी करते हैं। अगर आपने पहले वाले रिस्क को कम किया तो दूसरा वाला रिस्क बढ़ जाएगा। मान लीजिए मुझे लगता है कि यार ये 10 कंपनी हैं और उस 10 कंपनी में ये वाले में अगर पैसा लगा दूँ तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। हाँ, अब आपने उसमें पैसा लगाया, उसमें आपका पैसा डूब भी सकता है ना? और अगर आपने पैसा नहीं लगाया तो आपका दूसरा वाला बढ़ जाएगा गलती। अगर आप कहेंगे भाई ये वाला खतरनाक चीज़ है, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा यहाँ, तो आप दूसरा भी गलती करोगे। जो अच्छी चीज़ है वो भी नहीं करोगे। मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर टिपिकली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ टाइप 2 एरर। वॉरेन बफेट अगर 10 कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो गलतियां भी कर सकते हैं, खराब कंपनी में पैसा लगा भी सकते हैं। और अगर बोलते नहीं भाई मैं अपना पैसा बचा के रखूंगा, तो उनको अच्छी अच्छी कंपनीज भी नहीं मिलेंगी। बड़ी ये मुश्किल चीज़ है। खड़े रहें तो भी मरेंगे, चलेंगे तब भी मरेंगे। एक बहुत ख़ास चीज़ हम लोग ये जो सीरीज़ बना रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमा रहे हैं बड़े बड़े लोग, उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे मुझे अपने बिजनेस में भी समझ में आ रहा है कुछ। और ये अगला शायद 7-8 वीडियोस इसी पर चलेगा कि 3 चीज़ें करनी होती है जब आपको किसी भी बिजनेस में आप जाते हैं काम करने के लिए। 3 चीज़ें। सबसे पहला, बड़े बड़े रिस्क को अवॉइड करो। दूसरा, अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स खरीदो सस्ते रेट पर। और तीसरा, आलसी बनो, बहुत आलसी बनो। इसी को करके वॉरेन बफेट जैसे लोग अरबपति बन गए। पैसे के मामले में आलसी बनो। और ये मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, पैसे के बारे में नहीं, और भी चीज़ों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। अभी इसको ये इतना आसान नहीं समझना। 3 अक्षर हैं, खाली 3 लाइन हैं। इन 3 लाइनों से इनकी कंपनी 5 अरब से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले चुकी है। और मार्केट में जितने भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं उनसे ज़्यादा ये वापस पैसा कमा चुके हैं। यही चीज़ वॉरेन बफेट भी कर रहे थे। आज तक जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर किताबें पढ़ी हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे मैं पैसा लगाऊं। लेकिन उसको पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है मैं पैसा लगा सकता हूं, अगर मैं समझ गया तो पहला है बड़े बड़े रिस्क को अवॉइड करना है। अब उसमें हम लोगों को 2 टाइप के रिस्क समझ में आ रहे हैं। एक कि आप गलत जगहों पर पैसा लगाओगे और आपका पैसा डूब जाएगा, ये पहला रिस्क है। और दूसरा, आप सही जगह पे पैसा नहीं लगाओगे। आपके पास पैसा था, आपने गलत जगह लगा दिया, आप पैसा बचाए नहीं, तो अच्छी जगह पैसा लगा ही नहीं पाओगे, तो पैसा खत्म। ये 2 टाइप की गलतियां होती हैं। आपने अगर एक गलती को कम किया कि मैं गलत जगह पैसा नहीं लगाऊंगा, तो सही जगह पर भी आप पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप पहले से नहीं बता सकते कौन सा गलत है कौन सा सही। अब हमारे छोटे भाई को देखिए, हमारे छोटे भाई हैं, इमेजिन करिए। हाँ, इमेजिन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर हु सीज अपसाइड इन ऑलमोस्ट एवरी इन्वेस्टमेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ छोटा भाई, क्योंकि वो कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट आएगा बोलेगा लगाओ पैसा, उसको कहीं खतरा दिखता ही नहीं है। और इसी चक्कर में उसने जो भी पिछले 20 साल में पैसा कमाया था वो सब उड़ा दिया। इसको बोलते हैं ओवरली ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर, बहुत ज़्यादा आशावादी। अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, वो हर जगह पैसा लगाएगा, गलतियां भी करेगा, लेकिन अच्छे बिजनेस भी ले पाएगा। और वहीं पर अगर कोई आदमी बहुत, मेरे जैसा आदमी है, ओवरली कॉशियस इन्वेस्टर, बहुत सोच सोच के लगाता है पैसा, कहीं लगाएगा नहीं। मैंने अब जा कर के अपने 47 ईयर्स में पहली बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है।
अगर यही थोड़ा बहुत और स्टडी करता है इन्वेस्टमेंट की बुक्स तो 10 साल पहले भी लगा देता, उसका फ़ायदा मिल जाता। इस पूरे कहानी को समझने के लिए हमें एवोल्यूशन के पास जाना चाहिए अपने आंसर लेने के लिए। एवोल्यूशन कौन है? जो हर चीज को चलाए रखती है। आज धरती कितने साल की हो चुकी है, कोई आइडिया? धरती की उम्र कितनी है? 14 बिलियन ईयर। 14 बिलियन। कुछ भी, मतलब नहीं, बिलियन ईयर्स तो है लेकिन 14 नहीं है। लिखो, देखो धरती का एज कितना है? 4 बिलियन, 4 अरब साल है। अब उस 4 अरब साल में बहुत सी प्रजातियां आई, बहुत सी प्रजातियां खत्म हो गई। तो जो प्रजातियां सबसे लंबे समय तक हैं जिंदा, कौन सी? जो सबसे पुरानी प्रजाति है, बम्बल भी तो ये है, हमने वहां पढ़ा था, हिडन टैलेंट में पढ़ा था। मुझे पता है, मैं बताऊं? स्पॉन्ज। सी स्पॉन्ज, वो 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड था, 50 मिलियन ईयर्स। धरती से पहले आया था। वो तो धरती नहीं बेटा, बिलियन, मैं मिलियन बोल रहा हूँ। अच्छा, मिलियन। धरती अरब साल पुरानी है और ये तो करोड़ साल पुराने हैं। तो जो स्पीसीज, जो प्रजाति सबसे ज़्यादा समय तक जिंदा रही है, इसका मतलब वो कुछ जानती है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइव करना मतलब कैसे अपने आप को बचा के, कैसे बचा जाए। तो उनसे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। द गोल ऑफ ऑल एनिमल्स इज टू सर्वाइव फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। हर एक प्रजाति का, हर एक जीव जंतु का यही गोल रहता है कि जितना दिन तक हो सके उतना दिन जिंदा रहें, एटलीस्ट अंटिल दे रिप्रोड्यूस, या कम से कम तब तक जिंदा रहें जब तक मेरे बच्चे ना हो जाएं, ताकि मेरे बच्चे जिंदा रहें। इन एनिमल वर्ल्ड एवरीवन इज बोथ प्रे एंड प्रेडेटर। कह रहे हैं जो एनिमल की दुनिया है, जानवरों की दुनिया है, वहाँ पर हर आदमी प्रे भी है और प्रेडेटर भी है। मतलब शिकारी और शिकार करने वाला। मैं शिकार भी हो सकता हूँ और मैं शिकारी भी हो सकता हूँ। मतलब कोई मुझे भी खा सकता है और मैं किसी को भी खा सकता हूँ। येस, इवन वी होमो सेपियंस, हाउ आर वी प्रे? रिमेंबर कोविड-19, हम सोचेंगे हमको कौन खाएगा, कोविड-19 खा जाएगा या कोई बीमारी खा जाएगी। तो इस तरह से हमको भी शिकार किया सकता है, हम भी दूसरों का शिकार कर सकते हैं। कोई जानवर भी खा सकता है। कोई जानवर भी खा सकता है। लेट अस स्टार्ट विथ प्रे। व्हाट वुड बी टाइप 1 एरर फॉर अ प्रे एनिमल? प्रे मतलब जो शिकार, हाँ, शिकार जितना हो जाएगा। जिसका शिकार होगा। तो जो जिसका शिकार होगा, जैसे मेरा अगर शिकार होने वाला है तो मेरे लिए टाइप 1 एरर क्या होगी? लापरवाही मैं करना। वहाँ क्यों गया उस जगह पे? मैं उस जगह पे जाऊंगा जहाँ पे मेरा शिकारी है। जैसे हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, 6। हम में से सबसे ज़्यादा खतरों का खिलाड़ी कौन है खेत खलिहान में? जिसको सांप से नहीं डर लगता। अगर मैं कभी भी जाऊंगा तो चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पास जूता नहीं है ना? जूता है कि नहीं? लेकिन जहाँ सांप, बिच्छू ये सब हैं, वहाँ पर तुम जूता पहन के क्यों नहीं जाते हो? इसके लिए फिर एक अलग जूता भी आता है, गीला से बचाने। गमबूट। हमारे हिसाब से सर जी, जैसे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं वैसे वो भी रह रहे हैं, हमारे जैसे हम वैसे वो। और आप जैसे लोग कोई एवोल्यूशन खत्म कर देता है। नहीं, देखो अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे से बहस नहीं कर रहे हैं। आपका सोचना सही है, लेकिन बेटा देखो, तुम खेत में ज़्यादा रहते हो और मेरे ख्याल से पहली बार सांप नहीं काटा था, इससे पहले भी काट चुका होगा एक दो बार। पहले काटा नहीं, पहले गिरा था। अच्छा, काटा नहीं था। अच्छा, हम डरते हैं। जो आदमी सांप बिच्छू से नहीं डरता वो आदमी टाइप 1 एरर कर रहा है। जहां पर आपको खतरा पता है लेकिन फिर भी आप उस खतरे को जानबूझ के लो, वो टाइप 1 एरर। That we are not supposed to do. अब हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, वो शराब पी करके भी गाड़ी चलाते हैं। पता है शराब पीने से गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकते हैं, फिर भी गाड़ी चलाते हैं। ये है टाइप 1 एरर। जो आपको पता है गलती, फिर भी करते हैं। आशीष भाई को पता है अगर एक शादी के बजाय होने के साथ साथ एक और गर्लफ्रेंड बनाओगे तो तुम्हारा ये भी शादी टूट सकती है, ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, फिर भी आप करते हैं। वो है टाइप 1 एरर। Type 1 error. लेट मी इलस्ट्रेट द केस ऑफ एडल्ट मेल डियर टू एक्सप्लोर 2 काइंड्स ऑफ एरर। अब हम एक हिरण को लेते हैं, बहुत प्यासा हिरण है और उसमें टाइप 1 टाइप 2 एरर दिखाते हैं। हिरण बहुत प्यासा है और वहीं बगल में एक गड्ढा है जिसमें कि पानी है, लेकिन हिरण जानता है बॉस इस गड्ढे के अंदर में, इस पानी में हो सकता है कोई शेर छुपा हो। लेकिन अगर मान लो बहुत प्यास लगी है और वो जाता है पानी पीने के लिए, फटाफट पानी पीता है और भाग जाता है वहाँ से। और अगर उस समय उसकी किस्मत ख़राब है और वहाँ पर एक मगरमच्छ इंतज़ार कर रहा है तो वो मर जाएगा। कह रहे हैं जो पुराने जीव जंतु का फॉसिल पढ़ते हैं,
मतलब कि जाकर पहाड़ों को काटा जाता है, ज़मीनों में खोदा जाता है और पुराने जीव जंतु जो मरते हैं ना, उनकी अवशेष निकाले जाते हैं, फॉसिल बोला जाता है। उनको देख के पता चला है आज के जो हिरण हैं वो एक खास टाइप के जानवर था, अनगुलेट्स, उसमें से निकले हैं 15 से 30 मिलियन साल पहले। अच्छा, ये तो बच गए, लेकिन बहुत से इनसे ताकतवर ख़त्म हो गए। जैसे आज पूरी दुनिया भर में पता है कितने शेर हैं? पूरी दुनिया में कितने शेर होंगे? उनसे कहीं ज़्यादा हिरण हैं। शेर डरते उड़ते नहीं हैं, वो लोग टाइप 1 एरर आराम से करते हैं। 1 लाख केवल 30,000 से 1 लाख, और वो भी बचाया जा रहा है तब जा करके। और डियर कितने हैं दुनिया में? 500 मिलियन, मतलब 50 करोड़। 50 करोड़ हिरण हैं दुनिया में, और मुश्किल से 1 लाख शेर हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज किसे कहते हैं? जो ख़त्म हो गई, जो ख़त्म हो रही है। तो ये इंडेंजर्ड ही तो आज अगर इतने हिरण दुनिया में जिंदा हैं तो क्या करके जिंदा हैं? by being very sensitive to making वो error. भैया देखो, अपनी जान बचा के रहो, इस तरह से जिंदा है। और वही जो प्रजाति धीमे धीमे खत्म हो गई, बड़ी ताकतवर है, लेकिन खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? टाइप 1 एरर करके खत्म हुई। जहां खतरा लग रहा है चिंता नहीं करो, खतरा झेलो, बाद में देखा जाएगा। तुम भी खत्म हो गए, तुम्हारे आने वाली प्रजाति भी खत्म हो गई। अब मैं अगर किसी जगह पर पैसा लगाऊंगा ना, तो अपने आप से पूछूंगा कि क्या ये मेरा टाइप 1 एरर है कि टाइप 2 एरर है। आज खाली ये समझिए कि 2 टाइप के एरर होते हैं। टाइप 1 जहां पर आपकी जान भी जा सकती है। टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 मतलब जो हमें करना चाहिए लेकिन करते नहीं। वो अच्छी, अगर आप लगा देते वहाँ पैसा तो आप कमा पाते। खैर नहीं किया, लॉस हुआ, लेकिन जान नहीं गई। टाइप 2 में लॉस होता है, जान नहीं जाती। टाइप 1 में जान भी जाती है, लॉस भी। नहीं, लॉस तो छोड़ो, जान चली जाती। कह रहे ठीक है, बहुत से ऐसे जानवर रहे होंगे जो उस खतरे वाले पानी में गए और पानी पी लिए और मर गए, तो वो तो मर गया, लेकिन पूरी की पूरी स्पीसीज़, जो हिरणों की स्पीसीज़ है, वो ओवरऑल समझदार रहा। ये जो शेर की प्रजाति है जो ख़त्म हो रही है, वो चाहे किसी की वजह से भी ख़त्म हुआ, वो पूरी की पूरी स्पीसीज़ ख़त्म हुई। क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि वो डरी नहीं। अगर आप अफ्रीका में गए हैं या वहाँ पर वाइल्ड लाइफ की वीडियोज़ देखे हैं, तो आप देखेंगे कैसे वहाँ पर जो वाइल्ड बीस्ट होते हैं या एंटेलोप्स होते हैं, मतलब ये सब हिरण वगैरह या ज़ीब्रा, ये बहुत अटेंटिव होते हैं, विजिलेंट होते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। दे सीम टू सी डेंजर वेयर देयर इज़ नन। ये वहाँ पर भी खतरा देखते हैं जहाँ पर खतरा है नहीं। बट इट इज़ दिस अलर्टनेस दैट हैज़ अलाउड देम टू सर्वाइव एंड थ्राइव फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। हिरण वहाँ पर भी खतरा देख लेता है जहाँ खतरा नहीं है। ये अच्छी चीज़ है। ऐसे ही खतरा देख देख करके, जहाँ खतरा नहीं है वहाँ पर भी खतरा देख देख करके वो कितने साल से जिंदा है? मिलियंस ऑफ ईयर्स से। टाइप 1 एरर of underestimating a threat could be last error on these animals make। ये जो जानवर है ना, ये इसकी चिंता नहीं करते कि यार लॉस हो गया, वहाँ पानी पी लेते तो अच्छा था। उनको पहले चिंता क्या होती है? जान न जाए। जब हिरण दूसरे हिरण के साथ सेक्स करते हैं, वहाँ पर भी गलती कर सकते हैं। वहाँ टाइप 1 एरर क्या होता है वो कल पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है टाइप 1 एरर क्या होता है। एक सिंपल भाषा में, मैं इसको पहले समझ नहीं आया था। टाइप 1 एरर को लिखा था बचना, टाइप 2 को लूटना, लेकिन अब मुझे समझ में आया टाइप 1 मतलब जिसमें आपकी जान चली जाए। तो अगर इन्वेस्टमेंट की भाषा में हम लोग ये समझें टाइप 1 एरर, मैं अपना पूरा पैसा रुपया लेकर के लगा दूँ एक ऐसी जगह पर कि अगर वो बिज़नेस ना चले तो ख़त्म। वो टाइप 1 एरर है जो मैंने नहीं किया। लकीली हम लोग गए वहाँ पर नागपुर, ऐसा तो नहीं किया है सब कुछ बेच बाच दिया चले गए वहाँ। और ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले मैं और बड़ी मम्मी गए थे वहाँ पढ़ने के लिए हिसार, बल्कि उसमें हमने ज़्यादा बड़ा रिस्क लिया था। हमने अपना मकान किराए पर छोड़ दिया था, सामान वामान पैक कर लिया था, सामान हमने लेकर चले गए थे वहाँ हिसार। अपनी कार हमारे पास थी, एक दे दिया पापा को, वो ज़्यादा बड़ा रिस्क था। टाइप 1 एरर मतलब जहाँ पर वो काम आपने नहीं चला, आपका काम, और आपकी जान चली जाएगी, वो है टाइप 1 एरर। अगर ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया तो भी हमारे अपने इन जनरल बहुत से काम अच्छे हो जाएंगे।
स्कोर पढ़ेंगे कल। नमस्कार।